गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कोविड के बाद जब अचानक चलते फिरते लोगों की जान जाने लगी तो बहुत सारे सवाल उठे। ये सवाल भी उठा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों ने इसके लिए कोविड को जिम्मेदार ठहराया, कुछ लोगों ने कोविड के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनी वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल उठे कि क्या वैक्सीन की वजह से खून में थक्के जम रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। वैक्सीन से सडन मौत की तमाम थ्योरी सामने आने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद सरकार ने सडन डेथ के मामलों की पड़ताल शुरू की। उन लोगों के सैंपल्स लिए गए जो सडन डेथ के शिकार हुए और उन लोगों के खून की जांच भी की गई जो हार्ट अटैक से बाल बाल बच गए। और इस जांच रिपोर्ट का नतीजा यह निकला कि किसी भी सडन डेथ में वैक्सीन का कोई रोल नहीं। सरकार ने अपनी ओर से वैक्सीन को लेकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, लेकिन सवाल उसके आगे का है। सवाल यह है कि सडन डेथ के जो कारण सरकार गिना रही है, क्या अचानक हुई मौत की वही वजह है? सवाल यह भी कि कोरोना के बाद से ही सडन डेथ के मामले क्यों तेजी से बढ़े? इन तमाम सवालों पर अपने खास मेहमानों से आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सरकार ने सडन डेथ पर क्या कुछ कहा है। कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर की रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में हार्ट अटैक से हो रही मौत के पीछे कोविड वैक्सीन लगवाना नहीं है। आईसीएमआर की स्टडी में ये स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से भारत में युवाओं और वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। वास्तव में आईसीएमआर की इस स्टडी से पता चलता है कि कोरोना वैक्सीन से ऐसी मौतों की आशंका कम होती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईसीएमआर की ये रिसर्च रिपोर्ट जब राज्यसभा में रखी तो अफवाहें खुद ब खुद ही खारिज हो गईं, जो युवाओं की असामयिक मौत के लिए कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार बताती रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीनेशन से मौतों का जोखिम बढ़ने के बजाय कम हुआ है। आईसीएमआर रिपोर्ट युवाओं और वयस्कों की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कई अहम बातें सामने रखती है। रिपोर्ट को आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने तैयार किया है। इसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। 18 से 45 साल के स्वस्थ व्यक्तियों के उन 729 मामलों का अध्ययन किया गया जिनकी अचानक मौत हो गई थी। इसके अलावा 2916 सैंपल ऐसे थे जिन्हें हार्ट अटैक के बाद बचा लिया गया। रिसर्च से ये निष्कर्ष निकला कि कोविड वैक्सीन की 1 या फिर 2 खुराक लेने से अचानक मौत की संभावना घट जाती है। अब सवाल ये है कि फिर सडन डेथ यानी कि असमय मौत का जिम्मेदार कौन है? तो अचानक मौतों के कारण पर गौर करते हुए रिसर्च में 5 मुख्य फैक्टर्स सामने आए। इसमें कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री, फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री, अत्यधिक शराब सेवन, नशीली दवाओं का उपयोग और मौत से पहले ज्यादा शारीरिक गतिविधि जैसे कि जिम या फिर व्यायाम शामिल है। सरकार कहती है कि वैक्सीनेशन पर उसका भरोसा है। यही नहीं, सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट पर लगातार नजर बनाए हुए है। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI नाम से एक मजबूत सर्विलांस सिस्टम तैयार किया गया है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर एनाफिलेक्सिस किट और 30 मिनट का अनिवार्य निरीक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। असमय मौतों के लिए कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार बताने का विचार असमय ही नहीं आया। दरअसल कोविड वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट के आरोपों ने तब तूल पकड़ा था जब ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इस साल अप्रैल में ही वहां पर कोर्ट में ये माना था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा था कि बहुत रेयर मामलों में ही ऐसा संभव होगा, लेकिन अफवाहों का बाजार तब भारत में भी गर्म हो चुका था।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने सनसनी फैलाने की कोशिश बताकर इसे खारिज कर दिया था। आईसीएमआर की इस रिसर्च रिपोर्ट के बाद ये तो बात पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि कोविड वैक्सीनेशन असमय मौतों का जिम्मेदार नहीं है। तो क्या रिपोर्ट में बताए गए 5 फैक्टर्स ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या अनियमित लाइफस्टाइल ही बहुत हद तक सडन डेथ का मुख्य कारण हो सकता है? खैर, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि नियमित रहें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें, ताकि गुड हेल्थ आपकी दोस्त बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सरकार ने क्या कहा ये तो आपने देख लिया, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम क्यों फैला था ये आपने समझ लिया। आज कुछ ऐसे सवालों को जानने समझने की कोशिश करेंगे, उनका जवाब जानेंगे जो आपके जहन में भी उठ होंगे। जैसे कि सडन डेथ को लेकर सरकार के दावों से क्या दूर होगा भ्रम? जो स्पष्टीकरण दिया गया है क्या उससे भ्रम दूर होगा? आईसीएमआर के रिसर्च सैंपल कितने पर्याप्त हैं? कोविड के बाद क्यों अचानक से सडन डेथ के मामले बढ़ने लगे? क्या रिपोर्ट में दी गई 5 वजहों से हुई एकाएक मौत? एस्ट्राजेनेका के दावे से लोगों के बीच क्या भ्रम फैला? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। डॉक्टर रवि मेहरोत्रा, फॉर्मर सीईओ आईसीआरसी, आईसीएमआर एंड सीनियर क्लिनिकल रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमन, डायरेक्टर हैं धर्मशाला कैंसर अस्पताल से हमारे साथ। डॉक्टर मनोज कुमार, एचओडी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स अस्पताल साकेत से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंकिता हमारे साथ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल से। तो सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर रवि आप ही से करेंगे कि क्या कारण मानते हैं, क्या मतलब हम ये समझें कि कल जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया गया सदन में, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसने केवल लोगों की जान ही बचाई है? देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली होते हैं कि कोई भी वैक्सीन दुनिया में आज तक नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं। पर ज्यादातर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं मैडम, इसमें जहां पर इंजेक्शन साइट होता है वहां थोड़ा सा दर्द होता है, गाली होती है, बुखार होता है। आप सबको, मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को भी और यहाँ पर जितने लोग पैनल पे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, सबको मेरे ख्याल से ये वैक्सीन लगाई गई होगी, तो उससे सब लोग उसके थ्रू जा चुके हैं। परंतु ये कहना कि यंग एडल्ट्स में, यानी कि 18 से 45 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक्स का और डेथ की जो बहुत से केसेस सामने आए हैं, वो वैक्सीन की वजह से है, ये जहां तक मेरा ख्याल है गलत है। मैं तो उसका उल्टा बोलूंगा कि कई वजह से डेथ्स जो है बच गई हैं। उनकी जो स्टडी आपने कोट करी है लास्ट ईयर 2023 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पब्लिश हुई थी, जिसमें नेशनल एपिडेमियोलॉजी सबने बताया, और कई जगह इन्होंने 710 लोग लिए केसेस कंट्रोल में जिनकी डेथ हुई, और उसी के बराबर उन्होंने करीबन 2800 कंट्रोल्स भी लिए। तो ये देखा कि जो डेथ्स हुई हैं वो कुछ हद तक फैमिली हिस्ट्री, उन लोगों में फैमिली हिस्ट्री भी थी, कई लोग अल्कोहल का काफी सेवन करते थे या किसी और बीमारी से ग्रसित थे। तो 100% ये कहना है कि देखिए ये वैक्सीन मिली इसलिए हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, कुछ जरूर हुए होंगे, पर अधिकांश इन लोगों जो भी स्टडी करेगी उसमें ये नहीं पाया कि वैक्सीन की वजह से ये स्ट्रेंथ है। और यही इसी तरीके की जानकारी जो है विदेशों में भी पाई गई है कि सडन डेथ की जो बात हो रही है, खासतौर से जैसे बताया कि बहुत एक्यूट एक्सर्शन हो गया, जिम में हो गया, या बहुत ही कोई ऐसी अजीब सी जगह हुई कि बंदा सोया और उठ नहीं पाया, ऐसा और जगह भी पाया गया है। परंतु जो अधिकांश है 90-95% के ऊपर ये इसका कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं पाया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, तो 5 वजह जो बताई, यानी आपका ये कहना है कि वजह कोई और हो सकती है, वैक्सीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर साइड इफेक्ट हुए होंगे, जो हुए सबको, क्योंकि वैक्सीन के बाद सबको कहा गया था कि आप बुखार की गोली जरूर ले लीजिएगा, 12-14 घंटे तक शायद इस तरह का कोई साइड इफेक्ट रहा जो कि नॉर्मल था, लेकिन डेथ तक की बात नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आते हुए, जिस वैक्सीन ने कोविड से जान बचाई, जैसा कि डॉक्टर रवि भी बता रहे थे, क्या उसकी वजह से जान जा सकती है? क्योंकि लोगों में यही भ्रम फैला हुआ था। जी, सबसे पहले देखिए, मेडिकल में बेनिफिट रिस्क रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि फायदा कितना है, रिस्क कितना है। तो बेनिफिट रिस्क रेशियो में कैलकुलेशन में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि फायदा ज्यादा था और मौत के आंकड़े कितने थे। 1 लाख में 0.2%, मतलब 0.0002% ये आंकड़ा था वैक्सीन से होने वाली डेथ।
दूसरा क्या कहा, वैक्सीन रिलेटेड डेथ तभी मानते हैं वैक्सीन लगने के 42 दिन के अंदर अगर मौत हो रही है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वैक्सीन, तो वैक्सीन रिलेटेड डेथ मानते हैं 42 दिन के अंदर होना चाहिए। कोविड से जरूर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी, सडन डेथ की संभावना बढ़ी, इसको नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर एरिक, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन के एडिटर ने ऑटोप्सी करके दिखाया था कि माइक्रोक्लॉट्स बने जिसके कारण डेथ हुई। उसी साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए वैक्सीन के जब ट्रायल लिए गए थे, एंटीजन को इस तरह से करा जाए कि माइक्रो एंजियोपैथी मतलब छोटी खून की नलियों में क्लॉट न बने, ये इसमें लाया गया। लेकिन इन्फ्लेमेशन मतलब एक सूजन करने की ताकत वैक्सीन में रही, जिसके कारण मायोकार्डाइटिस, मायोपैथी मतलब हार्ट की मसल्स को कमजोर हो जाना, इरेगुलर तरह से धड़कन करना, जिसके कारण सडन डेथ हुआ, जिसका मैंने परसेंटेज बताया 0.0002%। डायरेक्टली एट्रीब्यूटल जो आईसीएमआर की स्टडी है उसको जरा समझ लें क्या है कि वैक्सीन के कारण नहीं हुआ, 5 और कारण से। इसमें एक बहुत बड़ा पिटफॉल्स फैलेसी आईसीएमआर की स्टडी में ये है, ऑटोप्सी बेस्ड डाटा नहीं है इनका। मतलब जिन लोगों की मौत हुई वैक्सीन लगने के 42 दिन के अंदर, उनकी ऑटोप्सी करके हार्ट की ब्लड वेसल्स को चेक किया गया कि क्लॉट बना है कि नहीं बना, ऐसा नहीं किया गया। ये आंकड़ों पे देखा गया कि सिगरेट पीते थे, नहीं पीते थे, शराब पीते थे, और बाकी सारे जो 5 फैक्टर्स आपने बताए। तो वैक्सीन सेफ है तभी लाया गया मार्केट में। आप फिर दर्शक सोच रहे होंगे कि एस्ट्राजेनिका का हंगामा हुआ, वो एक फार्मा इंडस्ट्री का गेम चलता है जिसमें एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री, एक कंपनी दूसरे कंपनी को डाउनग्रेड करती है। उसकी लड़ाई थी mRNA बेस्ड वैक्सीन और एस्ट्राजेनिका बेस्ड वैक्सीन, वो लड़ाई अलग है। ठीक है, यानी इसका सडन डेथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आपको इंक्लूड करती हूँ, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब को इंक्लूड कर लेते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्लॉटिंग की बात कही गई थी, जब क्लॉटिंग की बात आई तो क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि क्लॉटिंग भी हुई लोगों को? हालांकि डॉक्टर अंशुमन ने इस बात को क्लियर किया कि जब रिसर्च में पाया गया तो केवल ये देखा गया कि क्या उनकी जीवन शैली थी, क्या उनका खान पान था, उसको देखा गया। देखिए, मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि जो वैक्सीन है वो उस समय काफी जरूरत थी उसकी, और सीवियर कोविड से बचाया, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया, आईसीयू में जाने से बचाया, तो निश्चित तौर पे वैक्सीन इफेक्टिव थी। अब रही बात कि कोविड या कोविड वैक्सीन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स को बढ़ते हुए, तो आप देखिए कि कोविड, जैसा डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे कि ये केवल कोविड निमोनिया नहीं करता, ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को छील देता है, जिसको कहते हैं कि इंडोथीलियम जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देता है, जिसके वजह से क्लॉट बना। तो कोविड निश्चित तौर पे रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इंसिडेंस जो हार्ट अटैक का हुआ। और खास करके आपने देखा होगा कि ये एनसीआरबी का डेटा है कि 2022 में 12% हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए। जहां तक सडन कार्डियक डेथ की बात है, सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक दो चीजें हैं। और एस्ट्राजेनिका का एक साइड इफेक्ट टीटीएस जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, वो एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस था एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन का। और उसके जो मेन सिम्टम्स थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कहिए कि ब्रेन से रिलेटेड थे, जिसमें सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस ज्यादा कॉमन थी, हालांकि कहीं भी हो सकता था, वेन में, आर्टरी में। तो वो उठने के बाद लोगों ने इस चीजों को मर्ज कर दिया कि एस्ट्राजेनिका के साथ टीटीएस है तो कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आईसीएमआर की जो ये स्टडी है, मल्टी सेंट्रिक मैच्ड केस कंट्रोल स्टडी इसको बोलते हैं, तो इसमें इन्होंने ठीक है इंटरव्यू के आधार पे ही बोला, लेकिन मुझे लगता है कि ऑटोप्सी होता तो ज्यादा और इसका जो इन्फ्रेंस वो निकला वो ज्यादा फोर्सफुल होता। लेकिन निश्चित तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो फैक्टर्स हैं जिसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, देखिए बाहर की स्टडी से भी है कि आपको अगर कोविड हुआ है, इवन माइल्ड कोविड हुआ है, तो आपको हार्ट के मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ही जरूरी है कि आप उस समय हॉस्पिटलाइज हुए थे तभी बढ़ेगा। इवन माइल्ड कोविड में भी देखा गया कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के इंसिडेंट्स बढ़ गए या हार्ट डिजीज के इंसिडेंट्स बढ़ गए। बाकी दो चीजें हैं, देखिए जो लाइफस्टाइल जो चेंजेज आए हैं युवाओं में, और खास करके जो जिम का जो एक शौक चढ़ा है लोगों को, और उसमें कोई कार्डियोपल्मोनरी चेकअप या स्क्रीनिंग होती नहीं है, तो आप अगर विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो सडन कार्डियक डेथ का संभावना रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सडन कार्डियक डेथ का और भी कई वजह, केवल हार्ट अटैक नहीं, कई तरह की एरिथमिया हैं, जैसे बुर्गाडा सिंड्रोम है,
दिल की दीवारें अगर मोटी होती है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, तो वो सारे वजह हैं। जैसे इन्होंने बोला कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, आप देखते होंगे इवन कॉर्नरी या हार्ट अटैक की भी जो अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नट सेल में मैं यही कहूंगा, कोविड डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस बढ़ा है, हाँ। निश्चित तौर पे बढ़ा है पोस्ट कोविड, बट कोविड वैक्सीन का मुझे कोई रोल नहीं लगता है और ये प्रूवन भी नहीं। ठीक है, डॉक्टर अंकिता को एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर अंकिता, देखिए सवाल अब यह है कि अगर वैक्सीन की वजह से सडन डेथ नहीं हुई तो फिर वजह क्या हो सकती है? जो 5 वजह यहाँ पर गिनवाई गई हैं उसमें, और हमारे तमाम पैनलिस्ट भी इसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि पहली वजह सडन डेथ जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अनियमित आपकी जीवन शैली हो सकती है, नशीली दवाओं का सेवन हो सकती है और जिम में ज्यादा व्यायाम करना हो सकती है। क्या इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है? देखिए नवजोत, जो कोविड वैक्सीन का हम देखें, दैट हैज बीन अ गेम चेंजर, एक गेम चेंजर की तरह आई थी जब कोविड पैंडेमिक से सब लोग जूझ रहे थे। जहां तक इसका सवाल सडन हार्ट अटैक के लिए आ रहा है कि वो ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज करता है वैक्सीन, जो अभी रिसर्च भी आईसीएमआर का सामने है, ऐसा नहीं है। कोविड के दौरान जो देखा गया, लोगों की लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आए, स्ट्रेस में काफी चेंजेस आया, सिडेंटरी हैबिट्स, वर्क फ्रॉम होम हुआ, पहले लोग बाहर निकल के काम करते थे, अब ऑनलाइन काम करते हैं। तो जो सिडेंटरी हैबिट्स, फूड हैबिट्स में जो चेंजेस आए, उससे स्मोकिंग, अल्कोहल से भी रिलेशन देखा गया आईसीएमआर की स्टडी में कि ज्यादातर जो इस तरह के डेथ्स हुए हैं उसमें पेशेंट्स जो थे वो अल्कोहलिक थे या कुछ इस तरह के रिस्क फैक्टर्स थे उनके अंदर, जिससे कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है। यंग स्टेज में मैं कहूंगी कि अगर सडनली आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल से कोविड पैंडेमिक में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उसमें अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल में या जैसे जिमिंग के लिए जाते हैं तो उसमें जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें कोलैटरल डेवलपमेंट, यानी कि जो साइड की ब्लड वेसल्स होती है जो स्लो ब्लॉकेज में यूजुअली डेवलप करती है, वैसे नहीं होते हैं या उस लेवल के नहीं होते हैं, तो इसमें सडन कार्डियक हार्ट अटैक के रिस्क ज्यादा देखने को मिले हैं। तो यही डेटा जो है ये कोविड वैक्सीन रिलेटेड नहीं है। कोविड भी एज अ वायरस हमारे जो ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ, उनको पता नहीं, यानी कि सब क्लिनिकल वे में हुआ, जिसे हम कहते हैं कि लक्षण पूरी तरह नहीं आया, उन्होंने चेक नहीं कराया और उन्हें लगता है कि कोविड नहीं था, ये कोई नॉर्मल आम वायरल इन्फेक्शन था और उन्होंने वैक्सीन ली थी, जिससे वैक्सीन रिलेटेड भी ये प्रॉब्लम्स आई। तो इस तरह का कंट्रोवर्सी बहुत देखने को मिला। वैक्सीनेशन के लिए एक फियर भी देखने को मिला हमें काफी ज्यादा, कोविड वैक्सीन जब लग रही थी लोगों को। बट मैं कहूंगी इट वाज अ गेम चेंजर, क्योंकि जो हमने देखा जिस तरह से कोविड पैंडेमिक वर्ल्ड को अफेक्ट किया, वो हमने सडनली देखा डिफरेंस था जब इंडिया में थर्ड वेव आया था, जब काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड थे, स्पेशली कोविड रिलेटेड वैक्सीनेटेड थे, तो उसमें सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो था वो कम देखने को मिला, बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो ये डिफरेंस प्रोटेक्टिव पॉजिटिव डिफरेंस था रादर देन अ नेगेटिव डिफरेंस। ठीक है डॉक्टर रवि, ये तो हम चलिए हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात पर तो एग्री कर रहे हैं कि वैक्सीन एक गेम चेंजर था, लेकिन सर एक सवाल जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, एक आम भाषा में मैं चाहूं कि अगर आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए व्यायाम लोग पहले भी करते थे, एक्सरसाइज पहले भी करते थे, लोगों की दिनचर्या वैसी थी, अल्कोहल लोग पहले भी लेते थे, लेकिन और फैमिली हिस्ट्री की जहां तक बात है वो तो वैसी ही थी, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि कोविड के बाद इनफैक्ट जिन्होंने वैक्सीन लगवाई या नहीं भी लगवाई, अचानक से सडन डेथ के मामले बढ़ गए और वो भी बहुत यंग एज में? इसको फिर आप किस तरीके से देखेंगे अगर हम इसको वैक्सीन से इंक्लूड नहीं करते, और जो वजह दी गई है क्या वो काफी है? देखिए नवजोत जी, जो आप कह रहे हैं कि सडनली नंबर वो बहुत ज्यादा हो गया, सब लोग के सामने आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये शायद थोड़ी सी भ्रांति है। इस कोविड से पहले भी इस तरीके की चीजें होती थी, कोविड के दौरान भी हुई और आजकल भी। अगर आपको ध्यान हो, पिछले 6 महीने के अंदर ही कुछ सेलिब्रिटीज हैं या रनर्स हैं जो कि दौड़ने गए, साइकिलिस्ट हैं और यंगस्टर्स हैं, तरह तरह के जो कंपनी के सीईओज हैं, वो अचानक जिनकी की 30 और 40 साल के बीच में डेथ होती रहती है। तो अगर आप इसकी नंबर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सडनली ये इंक्रीज हुआ है, परंतु एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ, सेलफोन के द्वारा क्या ब्रेन कैंसर होता है कि नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, किंवदंती है या भ्रम है लोगों में कि सेलफोन के ज्यादा के यूज के, क्योंकि सेलफोन कान के पास लगाया जाता है और ब्रेन ट्यूमर ऑब्वियसली ब्रेन कान के पास ही होता है,
तो लोगों से आप पूछते हैं कि भाई आपने हाल में क्या करा, तो बोले साहब हमने सेल फोन का इस्तेमाल करना शुरू करा आज से 15 साल 20 साल पहले, तो या उससे और ज्यादा तो सेल फोन होता नहीं था। परंतु जब ये रेट्रोस्पेक्ट में देखा गया, उसका रिव्यू करा गया, देखा गया कि ब्रेन ट्यूमर की जो नंबर्स है वो पहले भी उतने ही होते थे, अभी भी उतने होते हैं। बस ये चूंकि अब सेल फोन आ गया है तो वो एक तरीके से कोरिलेशन बन जाता है लोगों के दिमाग में। उसी तरीके से जो मेरा अंदाज है, जो मैंने इस पर थोड़ा बहुत स्टडी करी है, कि क्या कोविड वैक्सीन की वजह से सडन डेथ बढ़ गए हैं यंगस्टर्स में, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली यंगस्टर्स में या किसी भी उम्र में कार्डियक डेथ होना बहुत नुकसान वाली चीज है और बहुत दर्दनाक होता है, खासतौर से यंग इंडिविजुअल्स के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके माता पिता बच्चों के लिए। तो वो सामने चीज आ जाती है, तो वो अखबारों में या मीडिया में हर तरीके से उस पर विश्लेषण करा जाता है। पर मुझे लगता है इट इज नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट, इट इज अ चांस फाइंडिंग। एंड ऑब्वियसली जो अभी बात हुई कि जो 5 रीजंस आईसीएमआर की स्टडी में हैं या और स्टडीज में भी निकाले गए हैं, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आशा ये करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री छोड़ दीजिए, बट जो प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कार्डियक डेथ हैं वो कुछ कम होंगे। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तो फिर बार बार यही बोलूंगा कि तंबाकू का उपयोग, जो कि हिंदुस्तान में बहुत है, और साथ साथ में अल्कोहल हुआ या बहुत ज्यादा विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग जो जिम में चले जाते हैं आजकल के नौजवान और नवयुवतियां, उस पर अगर ध्यान दिया जाए, बेसिक अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करा जाए, तो ये बेहतर होगा कि अचानक कम उम्र के लोगों में इस तरीके के कार्डियक डेथ ना हो। जी डॉक्टर, अभी लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर अंशुमन, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो चर्चा चलती है, चलिए हम मान लेते हैं कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ, जैसे कि आप तमाम पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जो चर्चा चलती है या फिर हम आसपास भी देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, यंग एज में लोगों की जान जा रही है। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हर किसी के जहन में सीधा वैक्सीन वाली या फिर कोविड वाली ही बात आती है। अगर ऐसा नहीं, अगर वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार नहीं, तो फिर कारण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको तो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड ईयर वाइज ईयर एंड मंथ वाइज मंथ अगर डाटा कंपेयर करें तब एग्जैक्ट पता चलेगा वाकई इंसिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाँ। लेकिन जो कोलैबोरेटिव स्टडी, मतलब जो फाइंडिंग को हम मिला लें और अभी चेक करें, तो ये हुआ कि कोविड के दरमियान ऐप बेस्ड फूड पैकेट कंजम्पशन बढ़ा, जो अभी भी बरकरार है, होम बेस्ड वर्किंग बढ़ा, जो बरकरार है, स्ट्रेस या साइकोलॉजिकली जिसको कहते हैं थ्रेट टू लाइफ, ये दिमाग में असंभावनाएं बहुत पनपने लगी, ये स्ट्रेस। अब ऐप बेस्ड फूड से क्या प्रॉब्लम है? पाम ऑयल मतलब पामोलिन एंड प्लास्टिक में उपलब्ध BSN थैलेट्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराता है, जो हार्ट अटैक बढ़ाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज के लोग ज्यादा हो गए, क्योंकि उसमें जला कोविड में वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनकी मौतें हुई जो पेट के ऊपर जिनकी चर्बी ज्यादा है, मतलब मोटे ज्यादा है। लोगों ने स्टार्ट किया जिमिंग। एक न्यूयॉर्क की स्टडी है कि 10 फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज को तय करके देखा गया कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, कौन सी वर्स्ट है। मैराथन एंड एक्सेसिव जिमिंग वर्स्ट 9th and 10th पोजीशन पे आया। उसका कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज ROS जनरेट होता है, जो आपके खून की धमनियों को इन्फ्लेम करता, सूजन कराता, हार्ट अटैक बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक बढ़ा। दूसरा, सडन वेट रिडक्शन करना था। आपको पता होगा जिम में कितने लोगों को मालूम भी नहीं होगा, प्रोटीन पाउडर में थायरॉक्सिन टैबलेट और थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिशनल ऐड करके देते हैं। मतलब एक नॉर्मल थायराइड के इंसान को हाइपर थायराइड बनाया जाता है जल्दी वेट रिडक्शन के लिए, जो इटसेल्फ हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। ये सारी चीजें मिलके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फूड चेंज एंड एक्सेसिव जिमिंग, मैराथन एक्सरसाइज टाइप की, ये मिला के इसके रिस्क को बढ़ाया। और एडेड क्या हो गया? डिजिटल जमाना, जिसमें कोई भी चीज कहीं है, शादी के मंडप में जिम करते हुए कहीं बैठे, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ। और 2 ही चीज नवजोत ज्यादा पॉपुलर होता है, ख्वाब और खतरा। या किसी को ख्वाब दिखा दें या खतरा दिखा दें, ये पॉपुलर होती है। लेकिन जितने लोगों की जान बची वैक्सीन कारण, ये कभी पॉपुलर नहीं होगा। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो जितने कारण आप गिनवा रहे हैं, क्या हम ये कहें कि 1.5-2 साल में कोविड आया, उसके बाद तो हमें वैक्सीन लग गई थी, क्या 1.5-2 साल की आपकी जो हैबिट्स हुई हैं उस वजह से जाने जा सकती हैं? बिल्कुल, ये हैबिट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, जिसको मैंने कहा कोलैबोरेटिव फाइंडिंग। मतलब इतना पीरियड काफी है अगर आप गलत हैबिट्स में जा रहे हैं। 6 मंथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर है तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, और अगर 6 ईयर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है तो कैंसर। ये डॉक्यूमेंटेड है, साइंटिफिक स्टडी है इस पे।
तो ये तो आपके लिए काफी था। लेकिन मैंने कहा ईयर वाइज ईयर आपको मैच करना पड़ेगा कि प्री कोविड 2019 में इसी महीने कितने अटैक हुए। ठीक है, एक बार डॉक्टर मनोज, आप पल्मोनोलॉजिस्ट है, किस तरह के केसेस आपके पास आए, और स्पेसिफिकली जो मेरा सीधा सवाल है वो यंग एज हार्ट अटैक के जो कारण बढ़े हैं, अगर वैक्सीन नहीं इसके पीछे, तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर रवि और डॉक्टर अंशुमन की बात से? देखिए नवजोत जी, आपको एक चीज दर्शकों को बताना होगा कि लैंडस्केप जो है हार्ट डिजीज की चेंज हो गई है। अब ये कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, और 2000 से 2016 का पब्लिश डेटा है कि हर ईयर 2% यंग इन्फाक्शन, मतलब यंग हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। तो ये शुरुआत तो 2000 से ही हो गई। अब जो कोविड के टाइम से, कोविड जो है कॉफिन में आखिरी नेल की तरह काम किया। मैंने कहा आपकी कोविड में कोगुलेशन डिरेंज्ड हो गई, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग छिल गई, ये तो निश्चित तौर पे है। लेकिन आप देखिए कि हम लोग बहुत सारा देखिए, जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इसमें तो हम लोग हैं ही। हमारे यहाँ देखिए कितनी ज्यादा, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज है। लेकिन जो नए रिस्क फैक्टर उठ के आए हैं उसमें निश्चित तौर पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, न्यू स्मोकिंग की तरह आया है। आप स्मोक नहीं कर रहे हैं तब भी आपको रिस्क हो रहा है। दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिए डायबिटीज के बराबर इंड्यूस करता है। आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं, आपको जॉब स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो 2.5 गुना ज्यादा चांस है आपको हार्ट अटैक होने का। उसी तरीके से एयर पॉल्यूशन, PM 2.5 का डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट अटैक के साथ। एवरी 10 माइक्रोग्राम अगर PM 2.5 बढ़ता है तो हार्ट अटैक की संभावना जो है 2% बढ़ जाती है। तो ये चीजें समझनी चाहिए। चेंज कोविड की वजह से आया है। कोविड इटसेल्फ जो है वो एंजियोपैथी है, उसने ब्लड वेसल्स को बहुत इफेक्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें आई हैं और साथ में लेके, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। WHO रिकमेंड करता है कि आपको 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक कम से कम करनी चाहिए। अधिकांश लोग आजकल डेस्क पे बैठे रहते हैं, कॉच पोटैटो की तरह हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस जो है पूरे बॉडी में एक समझिए कि इन्फ्लेमेटरी स्टेज पैदा करता है, सब जगह इन्फ्लामेशन होता है। तो इन सब चीजों का सामूहिक एक असर हुआ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। कोविड वैक्सीन का तो मैं शुरू से ही सपोर्टर रहा हूं, और मैंने कहा कि कोविड वैक्सीन उस समय आए जबकि हम लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड की वजह से, और सैकड़ों, हजारों, लाखों डेथ को इसने प्रिवेंट किया। लेकिन कोविड डिजीज और हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दशक में बहुत ज्यादा हुआ है, ये रिपोर्टेड ज्यादा हुआ, साथ में इसकी जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ी है, इसके पब्लिश डेटा है। ठीक है डॉक्टर अंकिता, चलिए हम ये बात मान लेते हैं कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, वैक्सीन ने हम सबकी जान बचाई, लेकिन उसके बाद जब मामले बढ़े, जिसको लेकर हमारे तमाम पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख रहे हैं, क्या अभी तक, क्योंकि देखिए कोविड को गए बहुत टाइम बीत गया है, हमें वैक्सीन लगवाए भी बहुत टाइम बीत गया है, दूसरी डोज, तीसरी डोज, हमने सारी डोजेस ले ली हैं, क्या अभी तक इसका साइड इफेक्ट रह सकता है? देखिए वैक्सीन, मैं फिर उसी चीज को दोहराऊंगी, वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, बट जो हमने जो लाइफस्टाइल डैमेज हुआ उस दौरान, ये सवाल इसलिए उठता है ना क्योंकि लोगों के जहन में यही सवाल है कि जब हमने वैक्सीन लगवाई थी, देखिए हमने तो 2 लगा ली और हमने 3 डोज भी लगा ली, ये उसी का असर हो रहा है। तो वही बात है कि ये उसका असर, हम उसको जिम्मेदार ठहराएं, या फिर हम ये कहें कि उस वैक्सीन ने हमारी जान बचाई, और जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, हम खुद ही अपनी सेहत के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है। अभी आज के दिन में जो पिछले 2-3 सालों में जो स्ट्रेस फील किया है बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन एज सच, या जैसा मैंने बताया सब क्लिनिकल कोविड, यानी कि उसके पूरे लक्षण नहीं आए, बट कोविड वायरस भी अपने आप में क्लॉटिंग को प्रमोट करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस के कारण भी आता है, जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स आती हैं उससे भी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोविड वैक्सीन का ऐसा नहीं है कि उसके इफेक्ट्स जो है या साइड इफेक्ट जो है वो अभी तक बरकरार है। हाँ, प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स जरूर मैं कह सकती हूँ कि वो है कहीं ना कहीं हम सबके अंदर, क्योंकि वैक्सीन जो हमने डोजेस ली थी उसकी एंटीबॉडीज इस स्तर पे होंगी, तभी हम देख रहे हैं कि आजकल कोविड एज सच सर्कुलेशन में ये वायरस नहीं परेशान कर रहा है। बिल्कुल हम सब। डॉक्टर रवि, अब आपके पास आते हुए, जो रिपोर्ट ICMR ने तैयार की वो 18 से 45 साल के लोगों पर रिसर्च की गई। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में ये रिसर्च हुई, और जो सडन डेथ हुई है सर, उनमें से 729 लोगों के सैंपल्स लिए गए। और इसके अलावा सवाल यहां पर अब ये है कि क्या इतने सैंपल्स
काफी हैं इस बात का सबूत निकालने के लिए कि हाँ, कोविड वैक्सीन की वजह से किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं और इस वजह से सडन डेथ नहीं हुई है? देखिए, जब भी इस तरीके की स्टडी करी जाती है, खासतौर से ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो कि इसी एरिया का स्पेशलिस्ट या एपिडेमियोलॉजी में जो स्टैटिस्टिक्स वाले लोग हैं, जो कि इसको देखते हैं कि ये इस स्टडी में इसको बोलते हैं पावर है कि नहीं। तो जैसे आपने बताया कि तकरीबन 750 और 2500 इंडिविजुअल्स की स्टडी करी गई कंट्रोल्स में, ये बिल्कुल पर्याप्त है और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि ये जो इनके नंबर्स हैं ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं इस क्या बोलते हैं रिजल्ट पे या कंक्लूजन पे आने के लिए। ऑब्वियसली वन कुड आर्ग्यू कि जितने भी पेशेंट्स आप ले सकते हैं मैक्सिमम उतना ही फायदा होगा, परंतु आपको जब स्टडी करनी है तो आपको इन्होंने जब हमें इसकी स्टडी मैंने उस तरीके से देखी, तो शुरुआत में जो इनके लिए गए जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं दैट दे वर मोर देन 29,000। उसको उन्होंने फिर कई तरीके से एज मैच करा, जो और कारण है उनको हटाया और इवेंचुअली कंट्रोल शुरुआत में 3,160 थे, बट इवेंचुअली उसको एक्सक्लूड करके जो जो चीजें जिसमें कंसेंट नहीं मिला या कोई कोमॉर्बिडिटी या और कोई बीमारी थी या कोई मिसमैच कंट्रोल थी किसी वजह से, तो 2,900 कंट्रोल्स और 729 इसमें डेथ्स जो हुई हैं यानी कि टेस्ट केस लिया गया। तो ये नंबर्स जो हैं बहुत सोच समझ के लिए गए हैं और जो लोग इसको समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं और इस तरीके की स्टडीज के जानकार हैं, उनको ही दिमाग में रखते हुए कराया गया। तो ये पिछले साल 2023 में ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हमारे यहाँ की सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल है और आईसीएमआर से ही रिलीज होती है। हालांकि आईसीएमआर ने फंडिंग जरूर करी है इसकी, बट उनका किसी भी तरीके का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था इस पर्टिकुलर रिजल्ट आने में। और जैसे आपने बताया कि मल्टी सेंट्रिक था, तकरीबन 45 अलग अलग क्षेत्रों से टर्शरी केयर हॉस्पिटल से ये इंफॉर्मेशन ली गई, जिस बहुत से इसमें तकरीबन 100 के ऊपर इसके ऑथर्स हैं। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं मानते हैं कि आईसीएमआर पे जोर डाला गया या मिनिस्ट्री से जोर डाला गया कि आपको हम गलत इंफॉर्मेशन दें। इस मामले में बहुत ही एहतियात बरता गया होगा और मुझे इस मामले में कोई भी डाउट नहीं है कि जो इनकी सर्वे है, जैसे कि हमारे दोस्त डॉक्टर अंशुमन ने कहा, ये जरूर है कि ये ऑटोप्सी नहीं हुई, पर आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में खासतौर से उस समय जब कोविड की डेथ्स हो रही थी, इतने हॉस्पिटल्स ओवरवर्क थे कि ऑटोप्सी होना का शायद नंबर आ ही नहीं पाता। और दुनिया में जो मुझे मालूम है बाकी दुनिया में जो इस तरीके की डेथ्स हो रही थी, जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करी, उसमें भी ऑटोप्सी बेस्ड नहीं था, बेसिकली क्लिनिकल बेस्ड था। जानकारी के बेसिस पे ये निष्कर्ष पाया गया। ठीक है, यानी पूरी पारदर्शिता बरतेगी। अब डॉक्टर अंशुमन, आपको याद होगा ब्रिटेन की कोर्ट में किस तरीके से एस्ट्राजेनेका की तरफ से इस बात को कबूल किया गया था कि हाँ, क्लॉटिंग हुई है, और पहले चर्चाएं जरूर थी इस बात को लेकर कि वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कि लोगों की सडन डेथ हो रही है, लेकिन इसके बाद लोगों के जहन में शक और ज्यादा बढ़ गया। क्या ये भ्रम फैलाने का काम यहीं से शुरू हुआ कि वजह यही आप मानेंगे? पोस्ट कोविड वैक्सीन आने के बाद कोविड का बिजनेस कम हुआ, पीपी किट, मास्क, इस तरह का बिजनेस। बाद में मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, वो वैक्सीन रिलेटेड बिजनेस में आया। इसमें दो ग्रुप में लड़ाई चल रही थी, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन जो यूएस से चल रहा था और एस्ट्राजेनेका का जो इंडिया में भी चल रहा था। तो इन दोनों में ग्रुप में फाइट चल रही थी। बीच में रसिया आया एक वैक्सीन लेके, जिसको यूनिवर्सल कोविड वैक्सीन का नाम दिया जा रहा था कि ये लगवा लो कि कोविड का स्ट्रेन जो चेंज होगा प्रीवियस वैक्सीन से कंट्रोल लेंगे। स्पुतनिक का ही एक मॉडिफाइड वर्जन लाया था कि इसको लगवा लो तभी प्रोटेक्ट हो गए, उसको बाद दबाई गई। बाद में इस लड़ाई में यह देखा गया कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन का क्लेम उसके मैन्युफैक्चरर कर रहे थे 97%। इम्पॉसिबल है किसी वैक्सीन का इतना अच्छा प्रोटेक्शन, लेकिन उनको मार्केट में पंप करना था। ये बात उठाई गई। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में सू होके और इसका कॉम्पनसेशन देने के चक्कर में उसने कहा मैं वैक्सीन विड्रॉ कर ले रहा हूं, मुझे वैक्सीन मार्केट में नहीं रहना है। एमआरएनए वैक्सीन पे क्लॉटिंग का रिसर्च 2021 अप्रैल का पेपर पब्लिश है यूएस में, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। 2024 की चर्चा एस्ट्राजेनेका की गई जब इनकी फाइट हुई। बाद में एस्ट्राजेनेका ने प्रोजेक्ट किया कि मैं कैंसर बिजनेस में सफिशिएंट काम कर रहा हूं, मुझे वैक्सीन बिजनेस में नहीं जाना, मैं विड्रॉ कर रहा हूं। ये इससे बच गए। बाद में उनके हेल्थ मिनिस्टर इंडिया आए,
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 कैंसर की वैक्सीन दवाइयों पे ड्यूटी फ्री हटा के उसको प्रोजेक्ट किया और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो गया कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बिजनेस छोड़ के कैंसर बिजनेस में जा रहा है, जो कि अगेन एक गिमिक था। तो मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री का गेम समझने के लिए आम पब्लिक के बस का नहीं है, इसलिए उस पर ना जाएं। विज्ञान हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण यही था, कोविड वैक्सीन से हजार्ड कम है, मतलब नुकसान कम था, फायदा ज्यादा था। कोविड से जरूर हार्ट अटैक बढ़ा था, सडन कार्डियक डेथ बढ़ा था, यही सच है। लेकिन उसके बाद क्योंकि वैक्सीन आ गई तो उस वजह से मामले कम हुए, कम से कम हम ये नहीं कह सकते। लेकिन डॉक्टर मनोज, जब आपको इंक्लूड करती हूं, आज की तारीख में भी हर दिन हम देख रहे हैं सडन डेथ के मामले बढ़ रहे हैं। चले इस बात को हम रूल आउट कर देते हैं यहां पर कि कोविड या फिर कोविड वैक्सीन की वजह से सडन डेथ के केसेस नहीं बढ़ रहे, तो फिर आज की तारीख में आप बड़ा कारण क्या मानते हैं? नहीं, हम ये रूल आउट कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की वजह से सडन कार्डियक डेथ नहीं बढ़ रहे हैं, बट कोविड का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लॉन्ग कोविड जो है 800 तरह के सिम्टम्स देते हैं, तो लॉन्ग कोविड में हो सकता है कि वो जो एंजियोपैथी या जो वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स में जो उसके इफेक्ट हुए वो परसिस्ट करते होंगे 2-2, 3-3 साल तक रहे। जहां तक टीटीएस की बात है, जैसे डॉक्टर अंशुमन भी बोल रहे थे कि 4 से 42 दिन तक। देखिए, एस्ट्राजेनिका ने जिस साइड इफेक्ट्स को कबूला कोर्ट में, वो टीटीएस था, और टीटीएस होता है बहुत रेयर, एक ये साइड इफेक्ट्स था उनका जो एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन का। उसका सडन कार्डियक डेथ से कोई लेना देना नहीं है, और लोगों को उस चीजों को गलत कोरिलेट कराया गया मीडिया से। उन्होंने देखा कहीं सोशल मीडिया पे इस तरीके से, इन दोनों चीजों में कोई संबंध नहीं है। सडन कार्डियक डेथ 2 वजह से मेनली होती है, या तो एरिथमिक डेथ है या हार्ट अटैक की वजह से होती है। हार्ट अटैक कॉमनेस्ट है, बाकी एरिथमिया जो हार्ट रेट इरेगुलर होते हैं, जिसमें सडन बीटी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, कई तरह के चैनलोपैथी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज होती है हार्ट में, उसकी वजह से होते हैं। और जो आपने बताया कि जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, जिसमें आईसीएमआर की स्टडीज ने बताया कि 48 घंटे पहले आपने हेवी अल्कोहल इंटेक किया है, हेवी फिजिकल एक्सरसाइज किया है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो मैं तो यही सलाह देता हूं लोगों को कि अगर आपके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ज्यादा कॉशियस रहना है, आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, आपको अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग करानी है। देखिए, छोटा सा टेस्ट है, आप इकोकार्डियोग्राफी करा लें, ट्रेडमिल टेस्ट करा लें, इससे आपका इवन ईसीजी में कुछ चेंजेस होते हैं जो सडन कार्डियक डेथ को शो करते हैं, जिसको पुरगाडा सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। तो तमाम मुझे लगता है प्रॉपर स्क्रीनिंग जरूरी है। जिम जाने के पहले जरूर अपना कार्डियोपल्मोनरी चेकअप कराएं, और जिम सप्लीमेंट से जरूर बचें, क्योंकि उसमें तमाम हार्मोन्स और बहुत सारे सिल्डेनाफिल तक उसमें होता है। ठीक है डॉक्टर अंकिता, एक आखिरी सवाल आप सभी से, डॉक्टर अंकिता से शुरुआत करूंगी। क्या अब सदन में, क्योंकि ये रिपोर्ट पेश हो चुकी है, तो इसके बाद वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी बहस पर अब विराम लगेगा? सॉरी नवजोत, क्या बोला आपने? मैं ये पूछ मैम आपसे कि अब क्योंकि सदन में रिपोर्ट पेश हो चुकी है, तमाम डॉक्टर्स इस बात को कह चुके हैं वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी तरह की डेथ्स नहीं होती, क्या इसके बाद इस बहस पर विराम लगेगा? बिल्कुल, और लगना भी चाहिए नवजोत, क्योंकि एक ना मिथ फैलती है, इससे डर फैलता है। मैं इन्फेक्शियस डिजीज की एक्सपर्ट हूँ, तो एडल्ट वैक्सीनेशन पे भी काफी काम कर रही हूँ। सो जो एक फेयर फैक्टर किसी भी वैक्सीन को लेके अगर सामने आता है, तो बहुत दूसरी वैक्सीन के लिए भी लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आता है कि हम ये लगवाएं या नहीं लगवाएं। जबकि मैं कहूंगी इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आप कर सकते हैं, और इन्फेक्शन से खुद को भी बचा सकते हैं, और एक हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि सोसाइटी में एक इम्यूनिटी क्रिएट होता है। जब आप मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन में भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो मिथ फैल रही थी इस बारे में कि कोविड वैक्सीन के कारण काफी साइड इफेक्ट हुए लोगों को, और वैक्सीन से बचना चाहिए, उसके नुकसान ज्यादा होते हैं, या क्या पता क्या रिस्क हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा स्टेप रहा आईसीएमआर का कि एक स्टडी सामने आई। जब भी कोई चीज डॉक्यूमेंटेड होती है तो उसका वेटेज ज्यादा होता है, और जो भी रिसर्च हमारे पास आता है उसमें ये जरूर सामने आ रहा है कि जो कोविड के दौरान लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, जो हम सब डॉक्टरों के पैनल ने को बताया, उसके कारण हमारे हेल्थ पे ज्यादा नुकसान हुआ रेदर देन कोविड वैक्सीन से। और जो कोविड वायरस का डायरेक्ट इफेक्ट रहा वो स्ट्रेस में, इन्फ्लेमेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में, वो डेफिनेटली रहा, जिसके कारण भी हम देख रहे हैं कुछ हार्ट के इवेंट्स हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर रवि, क्या अब इसके बाद इस बहस पर विराम लग पाएगा? देखिए, लगना तो बिल्कुल चाहिए। जैसे हमारी मित्र डॉक्टर अंकिता ने बोला, आपको ये पता होगा कि मैं कैंसर में डील करता हूँ,
और सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में मैक्सिमम डेथ्स होती हैं पूरी दुनिया में आज भी, जबकि ये प्योरली प्रिवेंटेबल कैंसर है। आप ये भी जानते हैं कि अब हिंदुस्तान में प्राइवेट सेटअप में HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। सर्वाइकल कैंसर एक अकेला एक अजूबा किस्म का कैंसर है कि इसका हमको कॉज मालूम है, इसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी हाल में ही सीरम इंस्टीट्यूट में 2 साल पहले रिलीज करी है और हमने अभी हाल में US में जो स्टडी हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसको इंडो पैसिफिक एरिया में बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे। पर हिंदुस्तान में अभी वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं हो पाया है किसी वजह से। आशा करते हैं जल्दी होगा। पर अगर इस तरीके की भ्रांतियां फैलेंगी तो लोग ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जो कि बहुत ढेर सारी स्टडीज हैं दुनिया भर से कि इसमें सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली उनका आधा हो गया, 1/4 हो गया, कभी कभी तो कुछ कंट्री में तो देखा खत्म हो गया, कोई नए केस आई ही नहीं। जी जिन बच्चों को ये 20 साल से अवेलेबल है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके के प्रोग्राम करें और लोगों को मालूम हो कि वैक्सीन से इस तरीके का खतरा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट कमेंट 10 सेकंड में डॉक्टर अंशुमन। देखिए, विज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे चलता है, विज्ञान को न कंफ्यूजन था, आने वाले समय में अपडेट करेंगे। लेकिन जब राजनीतिक रंग इस पे चढ़ेगा तो इस पे चर्चा पे विराम नहीं लगेगा, चर्चाएं चलती रहेंगी। ठीक है, राजनीतिक रंग न दे, डॉक्टरी सलाह ले और आगे बढ़े और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही।